नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं उनमें प्रकाशित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उन पर चर्चा करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं और एक तरह से देखें तो उनका सार संक्षेप हम देखते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके विकास के दृष्टिकोण से, आपके आधारभूत समझ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं आर्टिकल, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो आज दो आर्टिकल हम ले रहे हैं और जो मैगजीन है वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली मैगजीन है। इसी मैगजीन में प्रकाशित जो दो आर्टिकल हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक इजराइल और ईरान के बीच में होने वाला जो युद्ध है उस पर पूरी आधारित आर्टिकल है और दूसरा है विश्व बैंक के गरीबी जो पुअर्टी है उसके विश्लेषण पर आधारित एक पूरा आर्टिकल है। तो दोनों आर्टिकल की हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त में करेंगे लेकिन सारगर्भित तरीके से करेंगे। देखते हैं कि आखिर ये दोनों जो आर्टिकल प्रकाशित किए गए थे आखिर ये कहना क्या चाहते थे, तो थोड़ा सा इन पर हम बात करेंगे। इजराइल ईरान का जो युद्ध हुआ मिडिल एशिया में देखें तो खास तौर पे बड़े स्तर पे कुछ समय पहले देखें तो एक तनाव युद्ध की स्थिति देखने को मिली और इस तनाव की स्थिति, ये जो विवाद है और इस विवाद के साथ इस पूरे क्षेत्र के संदर्भ में जो चुनौतियां हैं वो अब सबके सामने आ चुकी हैं और इसी के संदर्भ में ईरान और इजराइल के विभिन्न जो आंकड़े हैं वो इस आर्टिकल में प्रकाशित किए गए थे। तो थोड़ा सा उन पर एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि जो युद्ध का कहीं ना कहीं एक आगाज हुआ, जो प्रारंभ हुआ, इसमें इजराइल की जो एक तरह से पहल देखने को मिली और ये जो स्टार्टिंग हुई 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर देखें तो अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। और इसमें देखें जबकि इस पूरे अटैक के बाद जो ईरान है वो अमेरिका के साथ एक अपनी परमाणु जो वार्ता है वो करने के लिए एक तरह से देखें तो तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पर देखें तो ये जो अटैक हुआ ऐसे समय हुआ कि एक परमाणु वार्ता के लिए यूएसए और ईरान ये दोनों क्या है एक प्रिपरेशन कर रहे थे और उसी दौरान इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और इसी के बाद ईरान के तरफ से भी रिएक्शन आया। अपनी संप्रभुता के उल्लंघन और उसके जो जनरल्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी हत्या जो की गई थी उसका बदला लेने के लिए ईरान ने भी क्या किया, जवाबी जो कार्रवाई है वो की। और इसके बाद देखें कि इस पूरे घटनाक्रम में जो इजराइल है उसकी अपनी जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी, तो उसकी जो स्ट्रेटजी थी वो अमेरिका ईरान जो वार्ता है वो हो ही ना पाए। ये वार्ता आप सभी जानते होंगे कि परमाणु जो कार्यक्रम है उसी के संदर्भ में थी, क्योंकि पहले देखें तो ये वार्ता हुई थी और ट्रंप ने एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से ईरान के ऊपर एक प्रोहिबिशन लगा दिया था जिसके तहत वो कोई भी अपना परमाणु कार्यक्रम संचालित नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे न्यूज आए, चर्चाएं हुई कि जो ईरान है वो अपना पूरा जो 90% जो यूरेनियम संवर्धन है वो कार्यक्रम पूरा कर चुका है। वो बहुत सारे बंकर्स में जो परमाणु गतिविधियां हैं उनको संचालित कर रहा है। इसके बाद जो यूएसए है वो एक्टिव हुआ और उसके बाद एक वार्ता का जो स्तर है वो आने वाला था। लेकिन इसमें इजराइल की रणनीति थी कि अमेरिका के साथ ईरान की जो ये वार्ता है ये हम होने ही न दें। इसके अलावा जो मुख्य वार्ताकार थे जो ईरान के, उनकी हत्या करवा दी गई इजराइल के द्वारा। अमेरिका को युद्ध में शामिल करने का बार बार इजराइल की तरफ से एक कूटनीतिक रणनीतिक जो प्रयास है वो भी किया गया। और इस पूरे तनाव संघर्ष में देखें तो बड़े स्तर पे इजराइल में देखें तो 26 से अधिक जो लोग हैं उनके हताहत होने की सूचना है। ईरान में अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार देखेंगे तो 6000 से अधिक जो लोग हैं वो मारे गए और बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, वो माइग्रेट हो चुके हैं, वो पलायित हो चुके हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि ये जो विवाद हुआ, खासतौर पे देखें जो परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ जिसे हम परमाणु विवाद कह सकते हैं, इसमें क्या किसका पक्ष था उस पर थोड़ा सा बात करें तो देखिए इजराइल का ये दावा था कि ईरान को परमाणु हथियार हम बनाने नहीं दे सकते, ईरान को हम रोकेंगे, उसकी परमाणु जो सुविधाएं हैं, जो परमाणु कार्यक्रम है उसको हम क्या करेंगे, उन परमाणु कार्यक्रमों को हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, ठप कर देंगे, बंद कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। और इसी के संदर्भ में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है उसका भी एक रिएक्शन आया और वो क्या था कि ईरान के परमाणु जो सामग्री है उसका उपयोग और उसकी जानकारी की कमी
है, ये बात कही गई IAEA के स्पोक्स पर्सन के द्वारा कि ईरान के द्वारा जो भी उसके एटॉमिक जो कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं उसकी सही जानकारी IAEA के पास नहीं है कि आखिर उसने कितना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है, क्या कोई परमाणु कार्यक्रम वो संचालित कर रहा। तो इस तरह के जो आक्षेप IAEA के द्वारा लगाए गए, इस कारण से भी देखें तो ये जो बयान था ये युद्ध को स्टार्ट करने के पीछे एक कारण बना। रियलिटी क्या थी, अगर हम रियलिटी की बात करें कि इस पूरे मुद्दे में जो रियलिटी है वो है क्या, वास्तविकता क्या है, तो IAEA के द्वारा जो ऊर्जा एजेंसी है और जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा जो खुफिया कह सकते हैं एजेंसी है, उन्होंने इसकी पुष्टि की कि ईरान के पास क्या है, वेपन्स हैं। और वो वेपन्स किस प्रकार के हैं, तो वो एटॉमिक वेपन्स है। ये क्या है, ये जो बात आ गई ये कहाँ से आई, तो USA की जो एजेंसी थी और जो IAEA है इसके द्वारा ये बात कही गई कि नहीं, ईरान के पास क्या है, एटॉमिक वेपन्स है। और इसके बाद फिर से ये कहा गया कि नहीं, बाद में ये रियलिटी आई कि जो अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि नहीं, ईरान के पास कोई भी इस तरह का परमाणु हथियार नहीं है। तो जो एक तरह से स्थिति फाइनल आई कि नहीं, ईरान के पास कोई भी एटॉमिक वेपन्स नहीं है। अब इस पूरे मसले में देखें तो इजराइल के द्वारा ईरान की जो परमाणु सुविधाएं हैं उनके ऊपर बड़ा अटैक किया गया और इसके दीर्घकालिक जो परिणाम हैं वो अब आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईरान अब चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि बड़े स्तर पे उसकी जो संसाधन उसके हैं उनको क्षति पहुंचाई गई है, उसे विभिन्न स्तर पे उसके जो मानवीय क्षति है वो पहुंचाई गई है। तो दोनों स्तर पे दूसरी तरफ देखें तो उसकी जो पूरी स्ट्रेटजी थी पूरे मध्य क्षेत्र में उसको प्रभावित किया गया। तो अब आने वाले समय में लगातार ईरान क्या करेगा कि इजराइल से और जो भी उसके विपक्षी दल हैं उनसे बदला लेने का प्रयास करेगा। इस पूरे स्तर में देखें तो इजराइल के जो उद्देश्य थे उन पर अगर हम बात करें तो आंतरिक स्तर पे जो इजराइल के जो चीफ हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो इस युद्ध का उपयोग आंतरिक विभाजन, जो करप्शन है उसके आरोप से बचने के लिए और अपना जो कार्यकाल है, जो इजराइल के वो चीफ है उस कार्यकाल को वो बढ़ाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किए। और क्षेत्रीय स्तर पे जो ग्रेटर इजराइल का एक जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्या करना चाह रहा है इजराइल, अब जमीनी स्तर पे स्थापित करना चाह रहा है। गाजा में जो नरसंहार हो रहा है, जो वेस्ट बैंक की जो बस्तियां हैं उन बस्तियों को भी क्या करना चाह रहा है इजराइल, अब बढ़ाना चाह रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो जो गोलन हाइट है, गोलन हाइट सीरिया का जो गोलन हाइट है जिस पर इजराइल का इस समय कब्जा है, उसे पूरी तरह से देखें तो हथियाना चाहता है। इस पूरे मसले में ईरान की जो भूमिका थी, तो ईरान इजराइल के क्षेत्रीय प्रभुत्व में एकमात्र क्या था, ये बैरियर था। हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे जो राज्य हैं, जो समूह हैं, वो इसका समर्थन करते हैं। हिजबुल्ला और जो हमास है उसकी अगर बात करें तो इजराइल ने हिजबुल्ला का नेतृत्व समाप्त किया है। सितंबर 2024 से ही ये पूरा जो मामला है वो देखने को मिला और हमास को नष्ट करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। अब इस पूरे मसले में अगर हम अमेरिका की स्थिति की बात करें तो अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका एक तरह से क्या है, इजराइल का हमेशा समर्थक रहा है। जैनी लॉबी और अमेरिकी ईरान जो हॉक्स है, जॉन बोल्ट लिंडसे वाला जो ग्राहम, वो क्या है कि अमेरिका की प्रत्यक्ष इसमें भागीदारी चाहते हैं कि वो इसमें लगातार बना रहे और ताकि क्षेत्र जो है वो अस्थिर न हो पाए। विरोधी ये चाहते हैं कि इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो विरोध है और जो सपोर्ट का दोनों आर्गुमेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं। विरोध के पीछे जो कारण है उसकी अगर हम बात करेंगे तो 40,000 से अधिक जो अमेरिकी सैनिक हैं उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि पूरा जो मिडिल एशिया वाला जो ये जो क्षेत्र है ये क्या है कि काफ़ी तनाव वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कई सारे जटिल मुद्दे हैं। तो इस कारण से जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं उनको जान के कह सकते हैं कि ये संकट है। पश्चिम एशिया में दशकों से एक तरह से देखें तो जो डिप्लोमेसी है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। ईरान से अमेरिका का कोई सीधे प्रत्यक्ष खतरा तो नहीं है, क्योंकि एक समय था जब ईरान को प्रमोट करने के पीछे अमेरिका ही था, लेकिन बाद में समीकरण बदले हैं। अब जनता और यहाँ के जो मैगा समर्थक हैं उनका जो आधार युद्ध है उसका विरोध दिख रहा है। ऐतिहासिक जो उदाहरण है इराक, यमन, अफगानिस्तान, यहाँ पर जो विफलता है उसको दर्शाते हैं। रिजल्ट यही हुआ कि अमेरिका की जो भागीदारी है उससे ये देखने को मिल रहा है कि क्षेत्रीय जो
अस्थिरता है, इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो क्षेत्रीय जो अस्थिरता है वो अब स्थिरता कहीं ना कहीं बनी हुई है, और कट्टरपंथ और अमेरिकी जो विश्वसनीयता है वो पहले से कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। तो ये अब हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय स्तर पे जो अस्थिरता है वो सबसे घातक मुद्दा है, और अमेरिका का जो एक वर्चस्व है वो पहले से कम हुआ है। ये अलग बात है कि जो कट्टरपंथ है उसमें भी विश्वास कम हुआ है। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिली है, और दुनिया के विभिन्न जो पावर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, उनकी भी इसके मुद्दे के संदर्भ में एक प्रतिक्रिया आई। जैसे पश्चिम के जो देश हैं, जैसे देखेंगे इसमें जो महत्वपूर्ण यूरोपीय देश थे उसमें बड़े जो सुपर पावर्स हैं, फ्रांस है, फ्रांस के अलावा यूके है, ब्रिटेन है, जर्मनी है। ये सब क्या है कि ये कहीं ना कहीं पश्चिमी समर्थन को एक तरह से एक्सेप्ट करते हैं। ईरान की अगर स्थिति की बात करें तो ईरान कहीं से भी वार के पक्ष में नहीं था, युद्ध नहीं चाहता था। ये चाहता था कि IAEA क्या करे, ये जो एजेंसी है आए ईरान में और अनुमति दे, परीक्षण करे, निरीक्षण करे कि क्या स्थिति है, और रूस को समृद्ध यूरेनियम देने की जो पेशकश है उस पर भी ये विचार करे। जो अन्य देश हैं जैसे रूस और चीन, यहाँ पर दो देशों की चर्चा महत्वपूर्ण है। पहला क्या है कि चीन है और दूसरा रूस है। इनके साथ जो रणनीतिक साझेदारी है, चाहे हम बात करें जैसे ब्रिक्स जैसे जो बड़े संगठन है इमर्जिंग कंट्रीज का, जिसका भारत भी एक मेंबर है, SCO है, ओपेक है, ऐसे जो बड़े संगठन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक जो डी एस्केलेशन है उसकी मांग बढ़ी थी, और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिला, क्योंकि ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कह सकते हैं कि प्राकृतिक जो गैस है, नेचुरल जो गैस है उसका प्रोड्यूसर है, और 12% से अधिक जो ऑयल है, वो जो ऑयल है वो हार्मूज जो जलसंधि है, जो डब्लू मध्य है, वहाँ से गुजरता है। और इस कारण से अगर ये क्षेत्र प्रभावित हुआ तो जो तेल की कीमतें हैं वो वैश्विक स्तर पे बढ़ जाएंगी। ओवरऑल यही हम कह सकते हैं कि युद्ध का जो उद्देश्य है वो इजराइल का क्षेत्रीय जो आधिपत्य है और जो ईरान का जो प्रतिवाद है उस रूप में किया गया। रिजल्ट क्या हुआ? वैश्विक आर्थिक मंदी के रूप में, क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में, कूटनीतिक स्तर पे फेल्योर, और अब चेतावनी दी जा रही है कि युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन समाप्त करना कठिन है, और परिणाम क्या होते हैं युद्ध के वो हमेशा अप्रत्याशित होते हैं। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ था, जिसको रूस ने ये सोचा था कि हम यूक्रेन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे और फिर हम विजयी रूप से वहां पर स्थापित हो जाएंगे, लेकिन 3 से 4 वर्षों के बीच में देखें युद्ध की जो लपटें हैं उसमें यूक्रेन तो बर्बाद हो ही रहा है, रूस भी झुलस रहा है। इसमें देख सकते हैं वहाँ की एक बड़ा जो उसका फंड है, एक जो फिनेंस है, वो क्या हुआ इस युद्ध में जलकर खाक हो रहा है, और रूस अब इस युद्ध को रोक नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, चेतावनी दी जाती है कि युद्ध को शुरू करना तो आसान है लेकिन उसे समाप्त करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये आर्टिकल दिया गया था, इसके बारे में बेसिक जो समझ है वो हमने देखी। अब दूसरा जो आर्टिकल है विश्व बैंक के संदर्भ में जो गरीबी का अनुमान है उसका जो विश्लेषण है उस पर यह आधारित है, क्योंकि विश्व बैंक ने 2022 का जो समय है इस तक के जो नए डेटाज हैं, जो नए आंकड़े हैं, उनको क्या किया है, जारी कर दिया है। वर्ष 2017 के जो आंकड़े हैं उस पर आधारित जो परचेजिंग पावर है, जो PPP है, PPP है, उसमें बदलाव के साथ ये जो आंकड़े हैं पूरी तरह से अपडेट किए गए हैं। थोड़ा आंकड़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। जैसे देखिए गरीबी, जो वैश्विक गरीबी है उसके जो आंकड़े आए हैं जून 2025 में आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा यहाँ पर दिया गया 838 मिलियन गरीब हैं, और ये गरीबी दर 10.5% है। ऐसे ही निम्न मध्यम आय और फिर उच्च मध्यम आय के बारे में कहा गया है। क्षेत्रीय जो वितरण है उस पर भी डेटा दिए गए हैं कि उप सहारा जो अफ्रीकी क्षेत्र है वहाँ पर क्या स्थिति है, दक्षिण एशिया में क्या स्थिति है, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्या स्थिति है, मध्य पूर्व और उत्तरी जो अफ्रीका है वहाँ पर क्या स्थिति है, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन क्षेत्र, उच्च आय वाले जो देश हैं, और यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्र के लिए क्या आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं।
भारत के लिए जो गरीबी के अनुमान यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसमें खास तौर पे विश्व बैंक ने आंकड़े दिए हैं, उसमें कहा कि जो आधार वर्ष है वो 2022-23 का घरेलू जो उपभोग व्यय सर्वेक्षण है और वर्ष 2022 का जो वैश्विक गरीबी रेखा है उसी के आधार पर ये रिजल्ट दिए गए, जिसमें निम्न मध्यम आय जो गरीबी रेखा है वो $4.20 दिया गया है। गरीबों की जो संख्या वर्ष 2011 में 733 मिलियन से अब घटकर 2022 में 342 मिलियन हो चुका है। यानी पहले ये 57.7% जो गरीब थे वो थी, अब वो घटकर कितनी पहुंच गई है, 23.9% पहुंच गई है। यानी कि ये आंकड़ा दिया गया कि अब पहले की अपेक्षा जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या घटी है, यानी कि भारत में गरीबी कम हुई है। ये विश्व बैंक का आंकड़ा दर्शा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा $3 है। अत्यंत गरीबी जो है वो 344 मिलियन, ये 27.1% से घटकर ये क्या हुई है, 75 मिलियन यानी 5.3% हो गई है। तो ये डेटा दिए गए हैं। ओवरऑल इसका अगर मूल्यांकन हम करेंगे तो यही होता है कि अत्यंत गरीबी के प्रभावशाली जो कमी है वो देखने को मिल रहा है डेटा में, लेकिन निरपेक्ष जो गरीबी है, निरपेक्ष गरीबों की जो संख्या है वो गरीबी उन्मूलन के जो प्रयास भारत में किए जा रहे हैं वो अभी भी पर्याप्त नहीं दिखते हैं। और भारत सरकार की जो स्थिति है इस पूरे मसले में देखेंगे तो 2011-12 के जो पुराने आंकड़े हैं उन्हीं पर ये अब टिका हुआ है, जिसमें देखेंगे 720 मिलियन यानी कि 21.9% गरीबी दर जो रेखा है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उससे लोग ये नीचे हैं। विश्व बैंक का जो योगदान है उसमें देखेंगे 2022-23 के जो उपभोग व्यय हैं सर्वेक्षण में जो संशोधन किए गए हैं, जो वैश्विक गरीबी रेखा है इसका उपयोग करके अद्यतन इसे अनुमानित दिया गया। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो विश्व बैंक ने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा विश्व बैंक की जो नई गरीबी रेखा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संशोधन अब किया गया है वर्ष 2017 से 2022 तक। जो भी क्रय शक्ति क्षमता होगा, जो परचेजिंग पावर होगा, उसके आधार पर ये किया जाएगा। जो भी परचेजिंग जो पावर कह सकते हैं वो स्थिति होगी उस पर अब संशोधन किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है उसके बारे में कहा गया कि $2.15 से लेकर $3 ये जो रेंज है इसमें अत्यंत गरीबी के मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि निम्न मध्यम आय वाले जो देश होंगे उसके संदर्भ में कहा गया है कि यहाँ पर $3.65 से लेकर $4.20 जो डॉलर है वो रखा गया है। उच्च मध्यम आय वाले जो देश हैं उनके लिए 6.85 से लेकर $8.30 रखा गया है। उद्देश्य क्या है विश्व बैंक का, तो देशों की अलग अलग जो स्थितियां हैं उनके आधार पर विभिन्न देशों में जो भी वस्तुएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि और राष्ट्रीय जो गरीबी रेखा है उस गरीबी रेखा में जो परिवर्तन है उसको सही तरीके से प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से इस तरह के जो रिफॉर्म्स है वो विश्व बैंक ने किए हैं। तुलनात्मक स्तर पे जो चुनौती आप देखने को मिल रहा है, जैसे सर्वेक्षण जो सर्वे हुआ उसका जो पैटर्न हुआ उसमें परिवर्तन देखने को मिला। 2022-23 में जो भी संशोधित मिश्रित जो स्थिति देखने को मिली उसका जो उपयोग है, जो सामान्य या एक समान संदर्भ जो अवधि है उसमें अलग अलग देखने को मिला। जो वेलफेयर एग्रीगेट है, जो भी कह सकते हैं कंज्यूमर या फिर एक्सपेंडिचर के स्तर पे जो सब्सिडी है, अन्य जो व्यय है उनको भी इसमें शामिल किया गया, जो तुलनात्मक रूप से और प्रभावित करते हैं। मुख्य जो डिफ्लेटर हैं, समय और स्थानिक जो भी मूल्य हैं, उन डिफ्लेटरों के संशोधन से अब जो समस्याएं हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। अब ये जो सर्वेक्षण बदलाव किया गया विश्व बैंक के द्वारा, इसमें ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटर सहायता जो प्राप्त साक्षात्कार है उसको शामिल किया गया है। प्रश्नावली पहले एक ही प्रश्न के बजाय अब 3 जो प्रश्नावलियां हैं, फूड कंजम्पशन जो वस्तुएं हैं और जो टिकाऊ वस्तुएं हैं इनको शामिल किया गया है। तो पहला क्या है कि जो खाद्य है, दूसरा जो कंज्यूमर्स जो मटेरियल्स है, जो वस्तुएं हैं, और जो टिकाऊ वस्तुएं हैं इनके स्तर पे अब प्रश्नावली जोड़ी गई है। नया जो ग्रामीण स्तर है, जिला मुख्यालय, नज़दीकी गांव, नया स्तर, चयन मापदंड, इन सब में बदलाव किए गए हैं। रिजल्ट यही है कि ये सारे जो बदलाव हैं ये उपभोग संख्याओं को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, गरीबी का जो स्तर है उसे कम दर्शाते हैं और अनुमानों की जो सटीकता है उस पर भी सवाल उठाते हैं। तो इस तरह के प्रमुख हितों को साधने के लिए इस तरह के बदलाव किए गए हैं।
अनुमान असमानता का जो एक अनुमान है वो कम देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कारण की अगर बात करें तो उच्च आय वर्ग के जो उपभोग है उसको पूरी तरह से अब ये जो सर्वे है ये क्या है, उसे शामिल करने में क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो ये एक कारण है। दूसरा, टिकाऊ जो वस्तुएं हैं, सस्टेनेबल जो मटेरियल्स हैं, जो आवास सेवाएं हैं, उनके उपयोग मूल्य को क्या किया गया, इस सर्वे से बाहर किया गया। प्रभाव ये देखने को मिला है कि अमीर परिवारों के उपभोग का कम अनुमान यहाँ पर दर्शाया गया, जबकि ऐसा सही बात नहीं है। जिसे असमानता का जो स्तर है वो कम दिखता है, लेकिन असमानता अब भी विद्यमान है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ बातों की कि आखिर निष्कर्ष के तौर पे क्या देखेंगे, तो सकारात्मक जो इसका निष्कर्ष है कि अत्यंत जो गरीबी है वो आप देखेंगे तो लगभग 3+3 क्या है, इसमें कमी देखने को मिली है। तो ये एक उपलब्धि कही जा सकती है। नकारात्मक स्तर पे देखेंगे तो जो निरपेक्ष गरीबी है, उस निरपेक्ष गरीबी की बड़ी संख्या और मध्यम आय गरीबी जो रेखा है वो 4.20 पर क्या हुई है, सिमट गई है। चुनौतियां फिर भी हैं। सर्वेक्षण जो भी सर्वे आया है उसके जो भी पैटर्न्स हैं उसमें परिवर्तन भी किया गया है। तुलनात्मक जो एक अध्ययन है उसकी कमी देखने को मिली है, और इस कारण से ये जो सर्वे है इस पर प्रश्न चिन्ह भी क्या है, खड़ा हो रहा है। गरीबी उन्मूलन जो प्रयास हैं, उन प्रयासों की जो प्रभावशीलता है, जो मूल्यांकन है, वो करने के लिए अब क्या है कि आने वाले में एक्यूरेट जो डेटा है, जो सटीक आंकड़े हैं और सभी जो मानक हैं, उन मानकों में अलग अलग जो पिलर्स हैं उनको भी शामिल करना होगा। जैसे इस सर्वेक्षण में कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जिनको बाहर रखा गया है सर्वे से, और इसी कारण से ये जो सर्वे है उतना जिस स्तर पे ये बहुत बेहतर बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, जैसे लगातार भारत में एक बड़े स्तर पे गरीबी कमी को दर्शाता है, या दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो आंकड़े दर्शाता है, उस पर अब भी प्रश्न चिन्ह लोग खड़े कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने देख लिया कि विश्व बैंक के द्वारा जो भी गरीबी के संदर्भ में जो आंकड़े दिए गए हैं, जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे में बदलाव भी किया गया है, और उसके संदर्भ में विभिन्न दुनिया के क्षेत्रों के संदर्भ में जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक दूसरे मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।